हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मस्त ना? एज यू ऑल नो कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम लोग ने फैक्टर्स अफेक्टिंग और फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड, वो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 4 फैक्टर्स कंप्लीट किए थे। टोटल मिलाकर 7 फैक्टर्स हैं, तो हमने 4 फैक्टर कंप्लीट किए। अब रहे हैं 3 फैक्टर जो हमें आज के इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। साथ में आज ही के लेक्चर में हम लोग रेट लॉ एंड उसके यूनिट्स जो है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं अपने रिमेनिंग टॉपिक से। लाइक 5वां फैक्टर है दैट इज कैटालिस्ट। क्या है वो? तो वो कैटालिस्ट है। दिस इज द 5th फैक्टर। ओके, नाउ बेसिकली उसका मेन डेफिनेशन क्या है कि कैटालिस्ट वो होते हैं विच स्पीड्स अप और डाउन, विच स्पीड्स अप और डाउन। हाँ, ये चीज सुनकर या पढ़ के आपको लग रहा होगा कि भाई कैटालिस्ट तो सिर्फ रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, पर जरूरी नहीं है। ऐसे भी कैटालिस्ट होते हैं जहां पर हमें रिएक्शन की रेट को घटाना होता है तो वो घटाते भी है। जरूरी नहीं है कि सारे रिएक्शन फास्ट हो जाए, कहीं कहीं पर कुछ रिएक्शंस में थोड़ा स्लो हो, वो भी जरूरी होता है। ठीक है, तो ध्यान देना यहां पर विच स्पीड्स अप रिएक्शन और स्पीड्स डाउन द rate of chemical reaction, rate of chemical reaction। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब इसमें कुछ चीजें देखेंगे हम लोग कि नॉर्मली हम लोग जब भी कोई भी कैटालिस्ट डालते हैं तो वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तरफ जाने का पाथ चेंज कर देता है। यानी कि मान लो कि किसी को गांधीनगर से अहमदाबाद जाना है, तो एक रास्ता ऐसा है मेन हाईवे से जो 25 किलोमीटर लगते हैं, लेकिन कहीं पर किसी ने हमें शॉर्टकट रास्ता बताया जिसमें 15 किलोमीटर में हम लोग को जहाँ जाना है डेस्टिनेशन पर, वहाँ पहुँच गए। तो आप समझ सकते हो कि भाई पाथ बदल दिया तो हमारा फ्यूल का कंजम्पशन बच गया, एज वेल एज हमारा टाइम भी बचा। वही चीज रिएक्शंस में भी होता है। लाइक इट sets up an alternate path from reactants to product with लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। और वो क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को भी डिक्रीज करता है। लाइक हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ है हमारे पास जिसमें ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। यहां पर y एक्सिस पे हमने एनर्जी रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर ये रिएक्टेंट्स है और यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, देखो याद रखना, कोई भी रिएक्शन अगर है तो वो रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं जाएगा, ये गलत बात है। वो कैसे जाएगा? वो एक पाथ को फॉलो करेगा, वो यूं जाएगा। समझे आप? ठीक है, तो यहां पर ये जो हुआ है, ध्यान से देखना, ये जो आपको इसका पीक मिल रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन अगर आपने मान लो कि भाई कैटालिस्ट डाल दिया रिएक्शन के अंदर, ये जो रिएक्शन है उसके अंदर आपने कैटालिस्ट डाल दिया, तो क्या होगा? तो रिएक्शन जो है वो इस तरह से जाएगा। यानी कि यहाँ पर
रिएक्शन कम एक्टिवेशन एनर्जी पे भी फटाफट प्रोडक्ट पे पहुंच गया। ये पाथ जो है इट इज विदाउट कैटालिस्ट, ठीक है, और ये पाथ जो है इट इज विथ कैटालिस्ट। तो ये अल्टरनेट पाथ बना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने का। अब इसमें एनर्जी भी कम लगी और ऑब्वियस है कि भाई इससे भी ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट मिल गया हमें। तो कैटालिस्ट यही चीज करता है। फॉर एन एग्जांपल हम कोई रिएक्शन लेते हैं कि हमने लिया है SO2 लिया है और उसको O2 के साथ रिएक्ट करवाया, पर मैंने यहां पर हाफ O2 लिया, मुझे प्रोडक्ट मिला SO3। क्या प्रोडक्ट मिला है? SO3 प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, मैंने NO कैटालिस्ट लिया तो रिएक्शन बहुत ही फास्ट हुई। अब एक बात याद रखना कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO। इस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, यानी कि कैटालिस्ट के कॉन्सेंट्रेशन में। अगर कैटालिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो रिएक्शन की रेट भी बढ़ेगी, और अगर कैटालिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन घटा तो रिएक्शन की रेट भी घटेगी। क्लियर है? ये फिक्स बात, इसके लिए ये फिक्स बात, ठीक है। तो ये पांचवा फैक्टर कंप्लीट हुआ। हम लोग सिक्स्थ फैक्टर पे जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? क्लियर हो रहा है ना? देखो बेसिकली लोग ऐसा मानते थे कि भाई कैटालिस्ट सिर्फ रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, पर ऐसे भी कुछ कैटालिस्ट होते हैं जो रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करते हैं, और कहीं पर हमें रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करना भी पड़ता है, वो जरूरी भी होता है बच्चों, ठीक है। चलिए ध्यान देना इधर, ओके। लाइक सिक्स्थ है दैट इज टेम्परेचर। क्या है वो? तो टेम्परेचर। जरा ध्यान देना इधर, ठीक है, ध्यान देना तो क्लैरिटी आएगी। ओके, टेम्परेचर जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। जनरली the rate of reaction increases with increase in temperature। अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब मान लो कि भाई कोई भी रिएक्शन का आपने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ा दिया तो रिएक्शन का रेट डबल या ट्रिपल हो जाएगा। ऐसा एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया है। इफ द टेम्परेचर is increased by 10 degrees Celsius, then the rate increases by twice or thrice, twice or thrice. ठीक है, क्लियर है? लाइक ये जो है ये बात क्लियर हुई अर्हेनियस इक्वेशन से, जिसके मुताबिक k इज इक्वल टू AE⁻ अपॉन RT। ये अर्हेनियस इक्वेशन से बात क्लैरिटी आई थी। क्लियर हुआ? ये सिक्स्थ फैक्टर है। ठीक है, दिस इज द सिक्स्थ फैक्टर ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। ये सिक्स्थ फैक्टर है। इसके बाद हम लोग सेवेंथ फैक्टर भी अभी कंप्लीट करेंगे,
that is concentration of reactant. Concentration of reactants. ठीक है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशंस की बात की है इधर. ठीक है, ध्यान देना बच्चों. जनरली ROR increase on increasing concentration of reactant. Generally ROR increase with increase in concentration of reactant. ठीक है. नंबर 2, ROR में ऑल्सो डिक्रीज. कभी कभार ये भी देखा गया है ROR में ऑल्सो डिक्रीज विथ इंक्रीज इन रिएक्टेंट्स. ऐसा भी देखा गया है. कुछ रिएक्शन में अगर हम लोग ने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया तो ROR तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि ROR बढ़ता है. कहीं कहीं पर अगर हमने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया तो ROR भी डिक्रीज होता है. कहीं कहीं पर ROR पे कोई इफेक्ट नहीं आता. ROR रिमेन्स अनअफेक्टेड. ऐसा भी देखा गया है कुछ रिएक्शंस में. ठीक है. चौथा, ROR में ऑल्सो डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन. ये भी देखा गया है. ROR may also depend upon products concentration. ROR प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड होता है. ये भी देखा गया है. ROR में डिपेंड ऑन वन और मोर और नन रिएक्टेंट. ऐसा भी देखा गया है कि ROR कभी कभार मान लो रिएक्शन में 2-3 रिएक्टेंट्स हैं तो उसमें से एक आध पे डिपेंड हो या फिर 2 पे डिपेंड हो या सारों पे डिपेंड हो या किसी पे डिपेंड ना भी हो. ऐसा भी देखा गया है. ठीक है. ये भी चीजें एक्सपेरिमेंटली प्रूव की है. तो यहाँ पर ये 7 फैक्टर्स जो है वो कंप्लीट होते हैं. अब हम लोग जाते हैं विद द रेट लॉ. हम लोग अभी रेट लॉ पढ़ेंगे बट पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. फिर आप लोग बाद में इसको नोट डाउन कर लेना. अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. चलो आगे बढ़ते हैं कि आज हमें रेट लॉ भी कंप्लीट करना है. ठीक है. वी वांट टू कंप्लीट द रेट लॉ आल्सो. फिर उसके बाद में आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करवाऊंगा. फिर दूसरे वीडियो में सेकेंड ऑर्डर. यानी कि मैंने बताया मेरा प्रॉमिस था कि अगले वीक तक मैं ट्राई करूंगा, अगले सैटरडे तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए. आई विल ट्राई कि अगले सैटरडे तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए. बट उससे +2 वीडियो लेने पड़ेंगे. यानी कि अगले इस नहीं पर अगले ट्यूसडे तक तो हो ही जाएगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज रेट लॉ. रेट लॉ. ठीक है. पहली बात तो उसके पॉइंट्स 3 पॉइंट लिखने हैं हमें. वी वांट टू राइट 3 पॉइंट्स ऑफ इट. एक्सप्लेन्स. पहली बात वो क्या करता है तो इट एक्सप्लेन्स द डिपेंडेंस ऑफ ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑन concentration of species on in reaction. ठीक है. क्या करता है रेट लॉ? एक्सप्लेन्स द डिपेंडेंस ऑफ ROR ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज. जो भी अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर वो कितना डिपेंड रहता है उसके बारे में रेट लॉ बताता है. दूसरी बात, this
dependence is very complex as H changes with as it changes आएगा, सॉरी H नहीं, it changes with change in concentration, with change in concentration of species. Number 3, we only study the simplest form of डिपेंडेंस. ठीक है, क्लियर है. अब एक बात याद रखना, ये सारी चीजों को जानने के लिए सिर्फ एक ही मेथड अप्लाई कर सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल मेथड. ठीक है, चलिए एग्जांपल लेंगे तो आपको क्लियर होगा. फॉर एग्जांपल, ध्यान देना, लाइक 2a plus b gives product. 2a plus b gives product. अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंट से, कि जब a का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो ROR जो है वो भी डबल हुआ. ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया. ठीक है, ये कैसे देखा गया? एक्सपेरिमेंटली देखा गया. फिर ये भी देखा गया कि भाई ROR जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A⁻1. ठीक है, ये भी चीज देखी गई कि जब B का कॉन्सेंट्रेशन डबल हुआ तो ROR जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ. ठीक है, ROR जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ एक्सपेरिमेंटली कि ROR जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B⁻2, क्योंकि 4 टाइम्स हुआ ना, डबल करने पर 4 हुआ तो उसका स्क्वायर ही लेना पड़ेगा ना. ठीक है, पर बच्चों एक बात यहां पर क्लैरिटी रखना कि तो फिर यहां पर रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हुआ? रेट लॉ एक्सप्रेशन K इज इक्वल टू A⁻1 B⁻2. ठीक है, यानी कि इन दोनों को हमने इसको और इसको साथ में लिया. ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को निकालने के लिए हमने वहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया जिसको रेट लॉ कांस्टेंट बोलते हैं, और ये जो पूरा हमने लिखा इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन. इसी को बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन. ठीक है, क्लियर है? नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ये रिएक्शन के मुताबिक लिख देते हैं कि भाई ROR इज इक्वल टू K A⁻2 B⁻1. ऐसा नहीं होता. ये जो हमने फाइंड किया ना, ये चीजें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर ये जो पावर रखा, ये एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है. इसको थियोरेटिकल देखा ही नहीं जाता, वो समझ ही नहीं पाएंगे. बेसिकली गोल्डबर्ग एंड वेग्गे नाम के साइंटिस्ट थे कि भाई जिनका ये कहना था, उन्होंने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ मास एक्शन, और उनका ये कहना था कि भाई आप ऐसा करो कि भाई रेट R इज इक्वल टू K A⁻2 एंड B⁻1, क्योंकि पावर 1 ही है, आप उस तरह से लिखो तो आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन मिलेगा. बट वो प्रैक्टिकली ट्रूथ नहीं था, उनमें लिमिटेशन था, हर रिएक्शन में हम वो नहीं कर सकते, हमें एक्सपेरिमेंटली ही लाना पड़ेगा. उनके मुताबिक रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हुआ, तो ROR रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K A⁻2, इसका सब क्या कोफिशिएंट है, तो 2 है, तो इसके पावर में 2 लगाओ. फिर इसका क्या कोफिशिएंट है, तो 1 है, तो इसके पावर में 1 लगाओ. तो ये गलत मेथड है, ये सही मेथड नहीं है. तो फिर गोल्डबर्ग की एंड वेगे की मेथड जो थी वो यहाँ पर गलत पड़ गई बच्चों. ऐसे नहीं होता, एक्सपेरिमेंटली हमें देखना पड़ता है,
हमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, वी नीड टू डू एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस, ठीक है। लाइक हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू एक्स आएगा, एंड रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज स्मॉल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी रेज टू वाई आएगा। यानी कि हमें यहाँ पर क्या होगा, तो रेट लॉ देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ पर रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आएगा, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसमें से रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन किसके लिए, तो ये वाले के लिए, इनके लिए, इनको कंबाइन कर लो, क्या आएगा, तो आर ओ आर इज इक्वल टू के ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई, और ये एक्स वाई क्या है, तो इट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्स एंड वाई इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या है वो, रिएक्शन का ऑर्डर बताता है, ठीक है। यहां पर ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है, एक्स वाई क्या है, तो इट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो कोई भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव एंड फ्रैक्शन, ठीक है, क्लियर हुआ। एंड ए एंड बी क्या है बच्चों, तो ए एंड बी हमारे पास जो है दैट इज कॉल्ड टू बी एज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, ये उसका कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, क्लियर है, क्या बनेगा, वो उसका कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। चलो मैं लिख ही देता हूं, ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, फिर बॉक्स ब्रैकेट बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ये बनेगा। अब अलग अलग ऑर्डर्स अगर है, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं n को, स्मॉल n को ही बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, स्मॉल n है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है। तो इतना याद रखना, नॉर्मली बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं कि भाई इसका जो कोफिशिएंट है उसके कोफिशिएंट्स का टोटल कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल मेथड्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है कि नहीं, वी नीड टू अप्लाई द एक्सपेरिमेंटल मेथड। अभी यही समझिए कि भाई उसको एक्सपेरिमेंटल मेथड्स लगाने पड़ते हैं। रिएक्शन को अगर टेक्स्ट बुक में या क्वेश्चन में दे दिया है, उसको देखकर हम ये नहीं जान सकते कि भाई इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। और क्योंकि हम ऑर्डर नहीं जान सकते, हम लोग उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन भी नहीं लिख पाएंगे, इतना याद रखो। अब देखो अलग अलग ऑर्डर्स के लिए हमारे पास अलग अलग यूनिट्स भी है, लाइक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैं यहाँ पर अलग अलग लेता हूं, और यहाँ पर यूनिट भी तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, यूनिट लाइक मेरे पास ये जो इक्वेशन है उसमें मेरे पास के जो है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। के जो है ना, ये के दिख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज रेट कांस्टेंट। अब उस रेट कांस्टेंट की अलग अलग कंडीशंस में वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। लाइक जीरो ऑर्डर के लिए जीरो ऑर्डर होगा एक एग्जांपल, फिर हमें सेकेंड करना है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर, फिर हम करेंगे सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर, इतने तक ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए आएगा मोल पर सेकेंड आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, ये आएगा, इंटू सेकेंड तो नहीं आएगा बट सेकेंड इनवर्स आएगा, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पूरे का क्या आएगा, दैट इज इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, ये आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर के लिए। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। बस इस तरह से तो फाइंड करते हैं, यही मेथड है उसकी, ठीक है, दिस इज द मेथड टू फाइंड इट। तो बच्चों यहाँ पर ये रेट लॉ एक्सप्रेशन का टॉपिक भी कंप्लीट हुआ हमारा। तो याद रखना, हम डायरेक्टली ये वैल्यूज को रख के, मान लो कि भाई ये वैल्यूज को रख के हम फाइंड नहीं मतलब कर सकते, नहीं कर सकते। अगर ऐसा एक्सपेरिमेंटली दिया है, जैसे यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली दिया है,
अगर ऐसा दिया है तो ही हम ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, बट रिएक्शन को देखकर डायरेक्ट इस तरह से, ये रिएक्शन है उसके ऊपर से कोएफिशिएंट को पावर में लगा दिया और डायरेक्टली हम नहीं कर सकते बच्चों। ये बात को ध्यान देना, ये बात को ऑलवेज समझना। तो अभी उसको कैसे फाइंड करते हैं, कहाँ पर क्या अप्लाई करते हैं वो हम देखेंगे, बट उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन का थियरी पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर अगले लेक्चर में मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स करवाऊंगा। ओके, वी विल डू सम एग्जाम्पल्स एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इट। हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे। फिर उसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उस दोनों के हाफ लाइफ टाइम, ये दोनों दो वीडियो लेक्चर में कंप्लीट होगा। फिर हम लोग मॉलिक्यूलरिटी स्यूडो, वो भी एक वीडियो लेक्चर में, और तकरीबन अब मुझे चाहिए 6 से 7 वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। ओके बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना।